नमस्कार कृषि छात्रों, आपका स्वागत है उपज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम आपके लिए 12वीं बोर्ड परीक्षा के कृषि रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 10 से कुछ टॉपिक यहां पर लेकर आए हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है वो जैव रसायन चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिन्हें बोर्ड परीक्षा में बड़े क्वेश्चन में और छोटे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो यहाँ दिया हुआ है जैव रसायन। हमारा चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर नंबर 10 का भारांक जो है वो सर्वाधिक है केमिस्ट्री में, इसलिए चैप्टर नंबर 10 को बहुत अच्छे से करना अति आवश्यक है। बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री या जैव रसायन शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस केमिस्ट्री, और ये बहुत अच्छे हैंड रिटन नोट्स है, इस वजह से आप जो है आसानी से इस चैप्टर को समझ सकते हो। बायो मतलब जैव और रसायन केमिस्ट्री मतलब रसायन क्रिया, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो जीवित जीवों में रासायनिक क्रिया, जीवित जीवों में रासायनिक क्रिया को हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। केमिकल रिएक्शन इन, केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसे हम क्या कह रहे हैं? जीवित जीवों में रासायनिक क्रिया। तो देखो परिभाषा क्या हो जाएगी? जीवित जीवों में होने वाली रासायनिक क्रिया का अध्ययन, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जैव रासायनिकी। इसे हम बायोकेमिस्ट्री या जैव रासायनिकी कहते हैं। आपके समझ में आ गई होगी, सिंपल सी परिभाषा है। जीवित जीवों में होने वाली रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जैव रासायनिकी या बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। जैव रसायन शब्द, द वर्ड बायोकेमिस्ट्री कोइंड बाय, तो जैव रसायन शब्द किसने कोइंड किया? वर्ड कोइंड बाय कार्ल न्यूबर्ग। जैव रासायनिकी शब्द कार्ल न्यूबर्ग के द्वारा 1903 में दिया गया। एक नंबर में पूछा जा सकता है जैव रासायनिकी शब्द जो है वो किसके द्वारा दिया गया? कार्ल न्यूबर्ग के द्वारा 1903 में दिया गया। क्लियर है आपके? ये लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है भैया कि जैव रसायन शब्द जो है वो किसके द्वारा कब दिया गया। खाली स्थान यहाँ पर हो जाएगा कि जैव रसायन शब्द कार्ल न्यूबर्ग द्वारा 1903 में दिया गया। आगे देख लेते हैं। अगला हमारे पास जो आ जाता है वो है कार्बोहाइड्रेट। जैव रसायन क्या होते हैं? ऐसे रसायन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप काम आते हैं, जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव रासायनिक शब्द कहते, जैव रासायनिक कंपोनेंट या पदार्थ कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले क्या आ जाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट लैटिन शब्द से, दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। कौन से शब्दों से मिलकर बना है? लैटिन वर्ड से। कौन कौन से लैटिन वर्ड से मिलकर बना है ये हम देख लेते हैं। लैटिन वर्ड है कार्बो प्लस हाइड्रेट। कार्बो प्लस हाइड्रेट। कार्बो मतलब कार्बन और हाइड्रेट मतलब होता है जल। तो कार्बन व जल से बने हुए अणुओं को, अर्थात CHO, CHO से बने हुए अणुओं को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसे कहेंगे? कार्बन व जल से बने हुए अणुओं को, कार्बन व जल से बने हुए अणुओं को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। परिभाषा भी देख लेते हैं, डेफिनेशन इसकी क्या होगी? यह एक कार्बनिक पदार्थ है। तो सभी कार्बनिक पदार्थ है, ये सारे के सारे जो है वो कार्बनिक पदार्थ है। यह एक कार्बनिक पदार्थ है जो कार्बन व हाइड्रोजन यौगिकों से मिलकर बना होता है। ऐसा कार्बनिक पदार्थ जो कार्बन तथा हाइड्रोजन यौगिकों से मिलकर बना होता है, जो कि हमने उसके जो उसके मीनिंग उसका हमने देखा, तो उससे भी हमें पता लग रहा है कार्बन हाइड्रोजन यौगिक से मिलकर बना हुआ है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं। आगे हम इसमें देखते हैं, आगे हमारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या है? CHH2O और Y। तो यहां पर हम जो है, जैसे कार्बन के नंबर
कुछ भी हो सकते हैं, और वाई जो हाइड्रोजन अणु है, मतलब जो जल के अणु हैं वो कितने हैं, उस आधार पर जो है उस कार्बोहाइड्रेट का नामकरण किया जाता है और उसके आधार पर ही जो है उसका फॉर्मूला व्यक्त किया जाता है। तो CX यहाँ भी कार्बन नंबर हम चेंज कर सकते हैं, या और हाइड्रोजन अणु कितने हैं उसके आधार पर जो है उसका फॉर्मूला बनता है। जैसे मान लो हम यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि 3 कार्बन है और 3 ही जो है हाइड्रोजन के अणु है, तो 3 कार्बन होंगे तो कितना, 3 कार्बन नहीं है 6 कार्बन मान लेते हैं, तो 6 कार्बन युक्त C6। अब H2O, तो H कितना हो जाएगा, यहाँ भी 6 मान लिया हमने और यहाँ भी 6 मान लिया, तो यहाँ हो जाएगा C6H12O6। ये फॉर्मूला बन गया भैया ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज के फॉर्मूले में Y के स्थान पे भी 6 आ जाएंगे, X के स्थान पे भी 6 आएंगे, तो किसका फॉर्मूला बनेगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला बनेगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है अपने पास, क्या है, CXH2OY। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट में जो है वो बंद कौन सा होता है, समूह कौन सा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट में जो है पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप पाए जाते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी समूह पाया जाता है, क्रियात्मक समूह। ये तीनों के तीनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है भैया। देखो दूसरा है एल्डिहाइड, दूसरा क्या पाया जाता है, एल्डिहाइड पाया जाता है। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से समूह पाए जाते हैं, तो पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन समूह जो है वो किस में पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो कितने प्रकार का होगा, फर्स्ट है मोनोसेकेराइड, सेकंड है ओलिगोसेकेराइड और थर्ड है पॉलीसेकेराइड। तो हम यहां समझ लेते हैं मोनोसेकेराइड जिसमें एक शर्करा अणु हो, एक शर्करा अणु, जिसमें एक शर्करा अणु होता है वो होता है भैया मोनोसेकेराइड। जिसमें 2 से लेकर के 10 अणु पाए जाएंगे, शर्करा के कितने अणु पाए जाएंगे, 2 से लेकर के 10, 2 to 10 में मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, उसे हम क्या कहेंगे, ओलिगोसेकेराइड कहेंगे। 10 से अधिक, जिसमें शर्करा के अणु जो है वो 10 से अधिक पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ये यहां तक आपका क्लियर है। अब हम आ जाते हैं मोनोसेकेराइड के बारे में। मोनोसेकेराइड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मोनोसेकेराइड क्या होता है। मोनोसेकेराइड जैसे मैंने अभी बताया, एक शुगर मॉलिक्यूल जिसमें शर्करा का एक अणु है, उसे हम क्या कह रहे हैं, मोनोसेकेराइड कह रहे हैं। सेकेराइड मतलब क्या होता है, सेकेराइड, सेकेराइड मतलब होता है शर्करा, क्या होता है, शर्करा या शुगर। यहाँ लिखा हुआ है मोनो और सेकेराइड, मोनोसेकेराइड। तो मोनो मतलब सिंगल, एकल, और सेकेराइड मतलब शुगर, शर्करा। तो एकल शर्करा को हम क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड कहते हैं। अब आगे इसमें क्या क्या चीजें हमें लिखनी रहेगी, वे रसायन, वे सरलतम शर्कराएं, वे सरलतम शर्कराएं जिनको जल अपघटन के से पुनः सरल रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें सरल रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड कह सकते हैं। तो मोनोसेकेराइड मतलब ऐसी शर्कराएं, तो अगर इंग्लिश मीडियम वालों को लिखना है तो दोज शुगर्स, those sugar which cannot, those sugars which cannot convert into simple form, into simple form, या इसको जो है फर्दर डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। अब डिकम्पोज होने के बाद में ये ऊर्जा देती है, मतलब इसको फर्दर जो है वो वाटर हाइड्रोलाइसिस इसका नहीं हो सकता है। तो ऐसी शर्कराएं जो सरल शर्कराएं होती है, जिन्हें अन्य किसी शर्करा में बदला नहीं जा सकता, वो शर्कराएं क्या कहलाती है, मोनोसेकेराइड। तो सूत्र क्या है यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, मोनोसेकेराइड का सूत्र क्या है, CH2O।
CH2O ओब्लिक N, ये ध्यान रखना है, CH2O ओब्लिक N। तो N मतलब जैसे कि जितने भी हम अणु इसके रखेंगे, CH2O के जितने भी अणु होंगे, जैसे जितने भी अणु होंगे तो इस हिसाब से इसका फॉर्मूला निर्मित हो जाएगा। नामकरण की बात करें तो नामकरण में जो है इसके पीछे जो है क्या लगता है, ओज। मतलब ओज का मतलब जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज। तो मोनोसेकेराइड के केस में भी बात करेंगे तो उसमें ओज ही लगेगा। क्या लगेगा, जैसे गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ये जो शर्कराएं मतलब अनुलग्न लगता है। क्या लगता है, अनुलग्न, जिसे हम क्या कहते हैं, सफिक्स। तो सफिक्स क्या लगेगा, इसमें ओज लगेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मोनोसेकेराइड में, आगे दिया हुआ है ये एकल पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। यह एकल पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, कीटोन या एल्डिहाइड इकाई से मिलकर, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड इकाई से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं मोनोसेकेराइड, यह एकल पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड इकाई से मिलकर बनते हैं। देखो अब नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर जो है मोनोसेकेराइड के नाम क्या है, उनके उदाहरण क्या है और उनका विवरण क्या है, ये देख लेते हैं। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 3 है। कितने हैं, अगर मान लो नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो उसे हम क्या कह रहे हैं, ट्रायोज। और ट्रायोज का उदाहरण क्या है, ग्लिसरैल्डिहाइड। क्या उदाहरण है, ग्लिसरैल्डिहाइड है। और इसे हम जो है सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड, सरलतम मोनोसेकेराइड है। उसके बाद में अगर 4 कार्बन है तो उसे टेट्रोज कहते हैं। टेट्रोज मतलब इस यहाँ पर उदाहरण है इरिथ्रोज और इरिथ्रोलोज। इरिथ्रोज और इरिथ्रोलोज जो है यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है पेंटोज शर्करा, मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 है, तो उसे पेंटोज शर्करा कहते हैं। और पेंटोज शर्करा के उदाहरण है राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। राइबोज शर्करा और डीऑक्सीराइबोज जो है वो न्यूक्लिक अम्ल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, न्यूक्लिक अम्ल में। जैसे आरएनए में पाई जाएगी राइबोज शर्करा और उसके बाद में डीएनए में पाई जाएगी डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो न्यूक्लिक अम्ल के घटक है कौन सी शर्करा, पेंटोज शर्करा। उसके बाद में आ जाता है हेक्सोस, मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 है, जैसे ग्लूकोज में है हेक्सोस। इसमें एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। यह महत्वपूर्ण शर्करा है, कौन सी, इंपोर्टेंट शर्कराएं मानी जाती है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो है वो महत्वपूर्ण शर्कराएं मानी जाती है। ये हमारा था मोनोसेकेराइड। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए तथा मोनोसेकेराइड के बारे में लिखिए, तो आप इसको लिख सकते हो यहां तक। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास है ओलिगोसेकेराइड। जैसा कि मैंने बताया 2 से लेकर के 10 शर्करा अणु, 2 से लेकर के 10 शर्करा अणु अगर पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। तो 2 to 10 मोलिक्यूल ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ओलिगोसेकेराइड। ओलिगो मतलब कुछ, 2 से लेकर 10, सेकेराइड मतलब शुगर, कुछ शर्कराएं, उसे हम क्या कहेंगे, ओलिगोसेकेराइड कहेंगे। ऐसी शर्कराएं जिनमें 2 से 10 तक शर्करा के अणु पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखें आगे क्या है। आगे हमारे पास है, आगे है भैया मोनोसेकेराइड की संख्या, ओलिगोसेकेराइड का नाम और उसके उदाहरण। मोनोसेकेराइड की संख्या अगर मान लो 2 है, मतलब अगर मान लो 2 शुगर के अणु हैं, 2 शर्कराएं हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, डाइसेकेराइड। और डाइसेकेराइड के उदाहरण क्या है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। डाइसेकेराइड मतलब सुक्रोज में भी कितनी शर्कराएं हैं, 2 शर्कराएं हैं। लैक्टोज में भी कितनी शर्कराएं हैं, 2 शर्कराएं हैं। और माल्टोज में भी कितनी शर्करा होगी, 2 शर्करा होगी। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज होता है। लैक्टोज में गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज गैलेक्टोज होता है। ऐसे ही सुक्रोज होता है। उसके बाद में हम बात करें
तीन शर्करा युक्त अणु को ट्राइसेकेराइड, और इसमें एग्जांपल है रेफिनेज, रेफिनोज इसमें हो जाएगा। उसके बाद में 4 शर्करा युक्त अणु टेट्रासेकेराइड, इसको स्टेकाइहोज कहेंगे, स्टेकाइहोज। और पेंटासेकेराइड में आ जाता है बारबेस्कोज, बारबेस्कोज जो है वो पेंटासेकेराइड, जिसमें 5 शर्करा अणु हैं। कितने शर्करा अणु हैं? 5 शर्करा अणु, 5 शुगर मोलिक्यूल। 4 शर्करा अणु किसमें है? स्टेकोइहोज में है 4 शर्करा अणु। रेफिनोज में जो है वो 3 शर्करा अणु है। कितने शर्करा अणु हैं? 3 शर्करा अणु। क्लियर आपका यहां तक? देखो, उपरोक्त सभी जो भी ये ऊपर दिए गए हैं, उपरोक्त सभी पादपों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। उपरोक्त सभी किस में पाए जाते हैं? पादपों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड। लैक्टोज दूध में भी पाया जाता है, जैसे सुक्रोज, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर के क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। उसका उदाहरण है सुक्रोज जो है वो कहाँ पाया जाता है? गन्ने में पाया जाता है, चुकंदर में पाया जाता है, जिससे कि हम शुगर बनाते हैं। उसके बाद में लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज कहाँ पाया जाता है? तो लैक्टोज क्या है? द्विशर्करीय अणु है। क्या है? जैसे हमारी केमिस्ट्री किताब में लिखा भी हुआ है, द्विशर्करीय अणु, द्विशर्करीय अणु जो है उसे हम क्या कहते हैं? लैक्टोज कह रहे हैं। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। उसके बाद में आ जाता है माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इसको हम क्या कहेंगे? ये किस में पाया जाता है? जर्मिनेटेड सीड में। किस में पाया जाएगा? जर्मिनेटेड सीड में पाया जाता है। अंकुरित बीजों में पाया जाता है। भैया किस में पाया जाता है? अंकुरित बीजों में पाया जाता है। आगे बात करें कि बंध कौन से पाए जाते हैं, तो जो भी बंध, जैसे 2 शर्कराओं के बीच में जो बंध पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बंध। कौन सा बंध पाया जाता है? ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ओलिगोसेकेराइड के बाद में अगला हमारे पास आता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड किसे कहते हैं? मोनो व ओलिगोसेकेराइड के बहुलक, मोनो व ओलिगोसेकेराइड के बहुलक को हम क्या कहते हैं? चलो, पॉलीमर। बहुलक मतलब क्या हो जाता है? पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ मोनो एंड ओलिगो, मोनो एंड ओलिगोसेकेराइड। तो पॉली व ओलिगोसेकेराइड के बहुलक जो होते हैं, कई सारे मोनोसेकेराइड व ओलिगोसेकेराइड मिलकर के जो अणु बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड शर्करा कहते हैं। देखो कैसे गुण होते हैं इसके। ये नॉन क्रिस्टलीय है, नॉन क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन है। उसके बाद में स्वाद रहित है, टेस्टलेस, टेस्टलेस होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई स्वाद नहीं होता। जल में अघुलनशील होते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल, जल में अघुलनशील होते हैं। ये पॉलीसेकेराइड की बात हम कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं, इन्हें अशर्करा भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? नॉन शुगर। जो पॉलीसेकेराइड है उन्हें नॉन शुगर भी कहते हैं। इनका सूत्र क्या होगा? C5H10O5 और कोष्टक N, N की मात्रा जितनी बढ़ेगी उस प्रकार से आपको फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो एक बार और देख लेते हैं सूत्र क्या है। C5H10, C5H10O5 होल N, N की मात्रा जो है वो घट बढ़ सकती है, मतलब वो अकॉर्डिंग टू पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल होती है। तो सरल पॉलीसेकेराइड कौन कौन से हमारे पास? सबसे पहला सेलुलोज। सरल जो थोड़े जो जटिल है उनसे पहले जो है विघटित हो जाते हैं उनको सरल कहेंगे। प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला सेकेराइड, पॉलीसेकेराइड कौन सा है? सेलुलोज। कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। किसका मुख्य अवयव है? सेलुलोज। सेलुलोज से पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? सेलुलोज है। कहां कहां पाया जाता है? स्रोत, सोर्स ऑफ सेलुलोज, लकड़ी,
जूट, कपास, सनई, पटसन लकड़ी में पाया जाता है। जूट जो कि रेशे वाली फसल है, कपास रेशे वाली फसल है, सनई सनहैम रेशे वाली फसल है, पटसन मेस्टा ये भी रेशे वाली फसलें हैं। इनमें 97 से लेकर के इनके रेशे में 97 से 99% तक क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। उसके बाद में अनाज का भूसा, इसमें 30 से 43%, 30 to 43% पाया जाएगा। ये था सेलुलोज। उसके बाद में अगला नया उदाहरण पॉलीसेकेराइड का है स्टार्च। इसको एमाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? एमाइलम। सब्जियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सब्जियों में पाया जाता है। कौन सी सब्जी में कितना पाया जाता है? आलू में स्टार्च 15 से 20, गेहूं में स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, गेहूं में 60 से 70, मक्का में जो है 65 से 70 और चावल में 75 से 80% स्टार्च पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लाइकोजन। अगला क्या है? पॉलीसेकेराइड में अगला उदाहरण क्या है? ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन के बारे में हम देख लेते हैं। ग्लाइकोजन क्या होता है? लीवर में मिलता है। किसमें मिलता है? लीवर में। तो मांसपेशियों में, यकृत में व ऊतकों में पाया जाता है। मांसपेशियों में, यकृत में व ऊतकों में पाया जाता है। इसे जंतु स्टार्च भी कहते हैं, एनिमल स्टार्च। इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। तो इसे जंतु स्टार्च भी कहा जाता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। जंतुओं में, लीवर में ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला आता है इनुलिन। अगला क्या है? इनुलिन। इनुलिन क्या होता है? यह लहसुन, प्याज व कंपोजिटी कुल की फसलों में पाया जाता है। कंपोजिटी कुल की फसलें कौन सी है? सनफ्लावर, सनफ्लावर है, सेफ्लावर, कुसुम। तो सनफ्लावर, कुसुम है, सूरजमुखी है, उनमें ये इनुलिन पाया जाता है। कंपोजिटी कुल की फसलों में पाया जाता है। लहसुन और प्याज में पाया जाएगा। यह फ्रक्टोज का बहुलक है। तो कई सारे फ्रक्टोज मिलकर के जो है, फ्रक्टोज का बहुलक क्या कहा है हमने इसको? पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। तो बहुत सारे फ्रक्टोज मिलकर के जो है किसका निर्माण करते हैं? ये निर्माण करते हैं इनुलिन का। अब इनुलिन को बना करके इससे कई सारे जो जल अपघटन के द्वारा कई सारे फ्रक्टोज अणु प्राप्त किए जा सकते हैं। तो फ्रक्टोज का व्यावसायिक कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो किससे किया जाता है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रक्टोज का कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये मोनोसेकेराइड फ्रक्टोज। और इसका जो है किसके द्वारा किया जाएगा? फ्रक्टोज का उत्पादन फैक्ट्रियों में इनुलिन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? इनुलिन के द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है जटिल संयुक्त पॉलीसेकेराइड या जटिल। इन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड यहां पर शक्कर, सेकेराइड का मतलब क्या है? शक्कर है। संयुक्त पॉलीसेकेराइड, इसमें पहला आता है हेमीसेलुलोज। पादप कोशिका में लिग्निन के साथ पाया जाता है। पादप कोशिका में किसके साथ पाया जाता है? लिग्निन के साथ। दूसरा है लिग्निन और तीसरा है पेक्टिन। लिग्निन क्या होता है? रेशे में सेलुलोज के साथ पाया जाता है। लिग्निन क्या होता है? रेशे में सेलुलोज के साथ पाया जाता है, जिससे क्या बनाते हैं अपन? करेंसी पेपर। क्या बनाते हैं? करेंसी पेपर बनाते हैं। नोटों का कागज जो है वो इससे बनता है, जिस रेशे में सेलुलोज के साथ लिग्निन पाया जाता है। मतलब 90% 92% सेलुलोज है और एप्रोक्स जो है वो 6% के लगभग जो है वो लिग्निन है और कुछ अदर कार्बोहाइड्रेट है। उनसे मिलकर के जो रेशा बना है उस रेशे से करेंसी पेपर तैयार किए जाते हैं। उसके बाद में आता है पेक्टिन। फलों में उपस्थित होता है। फलों में उपस्थित जो रस है वो भी एक प्रकार का क्या है? पॉलीसेकेराइड है। और जिससे क्या बनाए जाते हैं? पेक्टिन के आधार पर जेम और जेली का निर्माण किया जाता है, स्क्वेश वगैरह का निर्माण किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के कार्य एक बार देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या क्या है? ऊर्जा व उष्मा प्रदान करना। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। कैसे? 1 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट जो होती है उससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी। कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी? 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है भैया। इसलिए ऊर्जा प्रदान करने का स्रोत है।
समस्त झिल्लियों का निर्माण करता है, समस्त झिल्लियों में सेलुलोज से बनी होती है तो समस्त झिल्लियों के निर्माण में सहायक है। पादप ढांचे का निर्माण करता है, अगर झिल्ली बनाता है तो ढांचा भी जो है वो झिल्ली के अकॉर्डिंग ही रहेगा, तो पादप ढांचे का निर्माण करने का कार्य भी कार्बोहाइड्रेट करता है। ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद में हमारे पास है प्रोटीन। क्या आ जाता है? प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जो है वो प्राइम एलिमेंट, प्राइम कंपोनेंट है अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए, और बॉडी को सबसे ज्यादा जरूरी चीज अगर किसी चीज की है तो वो प्रोटीन है। सबसे ज्यादा प्रोटीन जो होता है वो प्राइम कंपोनेंट, इसको हम क्या कह सकते हैं? प्राइम कंपोनेंट, प्राइम कंपोनेंट फॉर बॉडी, प्राइम कंपोनेंट है। देखो प्रोटीन की परिभाषा क्या है? अमीनो अम्लों के उच्च अणुभार वाले बहुलक, अमीनो अम्लों के उच्च अणुभार वाले, अणुभार मतलब मोलिकुलर वेट, अणुभार मतलब क्या है यहाँ पर? मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट, उच्च अणुभार वाले बहुलक, बहुलक मतलब पॉलीमर, अमीनो अम्ल के जिनके अणुभार ज्यादा है उनके जो बहुलक हैं जो समस्त जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो समस्त जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रोटीन कहलाते हैं। तो आप सिंपल सी परिभाषा आपके पास, अमीनो अम्लों के, अमीनो अम्लों के बहुलक, अमीनो अम्लों के बहुलक क्या कहलाते हैं भैया? बहुलक प्रोटीन कहलाते हैं। पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स इज कॉल्ड प्रोटीन। प्रोटीन ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटीएस, प्रोटियोस से आया है, जिसका अर्थ होता है प्राथमिक महत्व, प्राइम इंपोर्टेंस, जिसका अर्थ क्या हो गया? प्राइम इंपोर्टेंस का जो है कंपोनेंट है। प्रोटीन के घटक क्या क्या होते हैं? प्रोटीन कहाँ कहाँ पाई जाती है और किस किस के लिए एसेंशियल है? तो त्वचा, स्किन के लिए हीमोग्लोबिन में प्रोटीन होती है, हीम प्रोटीन और ग्लोबिन दोनों प्रोटीन के ही नाम है, हीम प्लस ग्लोबिन। बाल में, नाखून में, मांसपेशियों में, एंजाइम में और एंटीबायोटिक में, प्रतिजैविकी में, एंटीबायोटिक, इन सब में जो है वो प्रोटीन होती है और ये अपनी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करती है, मतलब ये अपनी बॉडी को जो है प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। उसके बाद में आ जाता है प्रोटीन का संगठन। सभी प्रोटीन जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक इसलिए क्योंकि ये इनका निर्माण एमीन से हुआ है भैया। किससे हुआ है? एमीन से इनका निर्माण हुआ है, तो निश्चित रूप से ये क्या है? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। तत्वों की प्रतिशत मात्रा स्रोत के आधार पर ही होती है। तत्वों की प्रतिशत मात्रा किसके आधार पर होती है? जिससे वो प्राप्त किया जा रहा है, जहां से प्रोटीन प्राप्त की जा रही है उसके आधार पर ही जो है प्रोटीन की मात्रा होती है। जैसे प्रोटीन जो है अगर उसका जल अपघटन होगा, जल अपघटन होगा, प्रोटीन के जल अपघटन से पेप्टाइड बनते हैं और पेप्टाइड के जल अपघटन से क्या बनेंगे? जल अपघटन से, जल अपघटन के लिए जल चाहिए ही चाहिए, हाइड्रोलाइसिस के लिए वाटर, वाटर हाइड्रोलाइसिस ही कार्बनिक अम्लों, कार्बनिक पदार्थों का होता है। उसके बाद में आ जाता है, अच्छा प्रोटीन से पेप्टाइड में टूटेगा और पेप्टाइड से जो है वो अमीनो अम्ल में टूटता है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रोटीन, तो हमें हमारे पास एक चीज आ गई यहाँ पर कि अमीनो अम्लों से जो है वो प्रोटीन का निर्माण होता है, और अमीनो अम्ल और पेप्टाइड मिलकर के जो है वो किसका निर्माण कर रहे हैं? प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। प्रोटीन अमीनो अम्लों के पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ये खाली स्थान में आ सकता है भैया। प्रोटीन अमीनो अम्लों के खाली स्थान होते हैं, क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड होते हैं। अमीनो अम्लों का अणुभार 10,000 से अधिक होता है, ये भी खाली स्थान के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। अमीनो अम्लों का अणुभार 10,000 से अधिक होता है। सभी प्रोटीन 20 अमीनो अम्लों से बने होते हैं। सभी प्रोटीन में 20 जो आवश्यक प्रोटीन, जो अणु, जो अमीनो अम्ल है वो सारे के सारे पाए जाते हैं, जिनमें से 10 जो है वो बॉडी में बनते हैं और 10 जो है नहीं बनते, जिनको हम आवश्यक या एसेंशियल कहते हैं। आगे हम बात करेंगे अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल क्या होते हैं? अमीनो अम्ल क्या होते हैं ये तो आपको पता ही है, एमीन से निर्मित होते हैं और ये अमीनो अम्ल जो है इनके बहुलक ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कई सारे अमीनो अम्ल मिलकर के जो है वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो अमीनो अम्ल की डेफिनेशन देखो, इन्वर्टेड कोमा में अपन इसको कर लेते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु में
क्या क्या होता है, एमीन तथा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, COOH पाया जाता है। दोनों समूह उपस्थित होंगे, ऐसे कार्बनिक अणु जिनमें दोनों समूह उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एमिनो एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप और उसके बाद में एमीन ग्रुप जिसमें पाए जाएंगे, जिसमें एमीन ग्रुप पाए जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, अमीनो अम्ल कहेंगे। बहुत सिंपल परिभाषा है भैया। NH2 और COOH जिसमें भी है उसको हम क्या कह देंगे, एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड प्लस एमिनो एसिड इज इक्वल टू प्रोटीन। अमीनो एसिड का नामकरण, अमीनो अम्लों का रूढ़ नाम ट्राइवियल या ट्राइवियल नेम मतलब त्रिविमीय, नाम से जाना जाता है। 3 अक्षरों का नाम होता है उनका, 3 वर्ड जो होंगे, तीन जो है आपके वर्ड होंगे, जैसे कि TRV ऐसे से जाना जाता है, जो उसके गुण या प्राप्ति के स्रोत को दर्शाता है। उसका जो नामकरण होता है वो जहां से उसको प्राप्त किया गया है उसके आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। जैसे NH2 CH2 COOH, देखो इसमें एमीन ग्रुप भी है और COOH ग्रुप भी है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोटीन है भैया या अमीनो अम्ल है। को 2 एमिनो एथेनोइक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, 2 अमीनो एथेनोइक अम्ल कहते हैं। ये IUPAC नाम इसका हमने, IUPAC नाम इसका है, के जगह ग्लाइसिन के नाम से जाना जाता है। अब इसको इस नाम से नहीं जाना जाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, ग्लाइसिन के नाम से जाना जाता है। और ग्लाइसिन को हम क्या लिखते हैं, ग्लाइसिन को GLY लिखते हैं। क्या लिखते हैं, GLY। मतलब ये हो गया रूढ़ नाम। ट्राइवियल नंबर, ट्राइवियल जो है आपके कैपिटल जो रहेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, यह स्वाद में मीठा होता है। ग्लाइसिन क्या होता है, स्वाद में मीठा होता है। देखो डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड यहां पर दिए हुए हैं और उनके संक्षिप्त नाम या रूढ़ नाम भी यहां पर ट्राइवियल लेटर भी यहां पर दिए हुए हैं। क्या क्या है, ग्लाइसिन तो GLY, उसके बाद में एलेसिन, सीरीन, थ्रियोनिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटेमिक अम्ल और ग्लूटेमीन अम्ल, एस्पेरिन, आर्जिनिन, लाइसिन, सिस्टीन, मिथियोनिन, फेनिलएलेनिन और टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन और प्रोलिन। ये अमीनो अम्ल है जो प्रोटीन के नाम से भी जाने जाते हैं। कई अमीनो अम्ल इनमें जो है प्रोटीन के नाम से भी जाने जाते हैं, या कई अमीनो अम्ल मिलकर के जो है वो प्रोटीन का निर्माण कर देंगे। जब उनका मोलिकुलर वेट जो है वो 10,000 से ज्यादा हो जाएगा तो उन्हें हम एक प्रोटीन का नाम देते हैं। जैसे केसीन है, एमिनो एसिड है, पर उनका मोलिकुलर वेट और उसमें सभी प्रकार के थोड़े थोड़े जो है सभी अमीनो अम्ल है, तो उससे हम क्या कहते हैं, केसीन प्रोटीन कहते हैं। देखो अब इसमें जो 1 से लेकर के 14 सीरियल नंबर तक जो रहेंगे यहां तक, ये क्या है, उदासीन प्रकृति के है, न्यूट्रल एमिनो एसिड है। कौन से हैं, न्यूट्रल एमिनो एसिड है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपको ये पता रहे कि कौन सा उदासीन है। आप में से वो पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा सारीय है, तो 15 से 17 तक जो है वो अम्लीय है, एसिडिक है। कैसे हैं, ये 3 जो है वो एसिडिक है और ये 3 जो है बेसिक है, मतलब 3 सारीय है। तो ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन और प्रोलिन, THP जो है वो क्या है, क्षारीय प्रकृति के हैं। किस प्रकृति के हैं, क्षारीय। और उसके बाद में MFT जो है, MFT वो किस प्रकृति के हैं, अम्लीय प्रकृति के। और बाकी सारे के सारे, मतलब आपको ये 6 ही पता करने हैं जिसमें आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सारे अमीनो अम्लों को देखा है। अब आगे बात कर लेते हैं अमीनो अम्लों के बाद में अनिवार्य आवश्यक अमीनो अम्ल। अनिवार्य या आवश्यक, एसेंशियल एमिनो एसिड, एसेंशियल एमिनो एसिड, एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होते हैं, ऐसे अमीनो अम्ल जो जीव या मनुष्य के शरीर में निर्मित नहीं होते, जो मनुष्य के शरीर में नहीं बनते, मतलब इन्हें हमें जो है
बाहर से जैसे कि फल सब्जियों आदि से लेना पड़ता है, या फल सब्जियों और फसलों से प्राप्त होने वाले अनाज के माध्यम से लेना पड़ता है, इन्हें बाहर से लेना आवश्यक होता है, आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। तो आवश्यक अमीनो अम्ल कितने हैं? टोटल अमीनो अम्लों में से कितने हैं? 10 ही आवश्यक अमीनो अम्ल है, जिनको हम टीवी मिल पेथ ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? टीवी मिल पेथ, या उसका जो एक वर्ड हमने लिखा हुआ है उसके आधार पर इस प्रकार से ये रहेगा, वो टेबल में से अपन मैच कर लेंगे उस चीज को। केसीन प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, इसलिए संपूर्ण प्रोटीन भी कहते हैं। केसीन प्रोटीन में जो है सभी एसेंशियल एमिनो एसिड मिलते हैं। केसीन प्रोटीन किसकी प्रोटीन है? दूध की प्रोटीन है भैया। किसकी प्रोटीन है? दूध की प्रोटीन है। आपको पता होना चाहिए कई प्रकार की प्रोटीन, कौन सी फसलों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। जैसे गेहूं में ग्लूटीन, जौ में होर्डीन, अंडे में एल्ब्यूमिन, उसके बाद में दालों में लाइसिन, ल्यूसीन, उसके बाद में अपन हम बात करें मक्का में ट्रिप्टोफैन, लाइसिन के लिए उसका जो है ट्रांसजेनिक उसको बनाया गया है। ऐसे मक्का में जीन प्रोटीन, चावल में ओराइजीन प्रोटीन होती है। ठीक है, इस प्रकार से कई तरह की प्रोटीन, मांस में मीट में जो है मायोसिन प्रोटीन होती है, ऊन में जो होती है केरेटिन प्रोटीन होती है, बालों में हेयर में जो है वो केरेटिन प्रोटीन होती है, नाखूनों में केरेटिन प्रोटीन होती है। पॉलीपेप्टाइड यौन प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जो दो या दो से अधिक अमीनो अम्लों से बनते हैं उन्हें हम पेप्टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एमिनो एसिड प्लस एमिनो एसिड इज इक्वल टू पेप्टाइड। यह पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं। ये किससे जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं, और कई सारे पेप्टाइड मिलकर के जो निर्माण करते हैं वो पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करेंगे। तो अपने पास ऐसे इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड प्लस फिर से अमीनो एसिड प्लस फिर से अमीनो एसिड, तो हम इन्हें हम क्या कह देंगे? पेप्टाइड कह देंगे। क्या कह देंगे? पेप्टाइड। और पेप्टाइड अगर मान लो आगे जाकर के कई सारे पेप्टाइड, मल्टी पेप्टाइड जो होंगे प्लस प्लस, तो फिर ये क्या हो जाएंगे? पॉलीपेप्टाइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पॉलीपेप्टाइड हो जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इस लाइन को। ऐसे यौगिक जो दो या दो से अधिक अमीनो अम्लों से मिलकर बनते हैं पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं। यह पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं, और पेप्टाइड का जो जटिल रूप है उसे ही हम क्या कहते हैं, जिसमें कई सारे पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं अमीनो अम्लों के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड समूह कहते हैं। तो देखो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर डाइपेप्टाइड, जिसमें दो जो है एमिनो एसिड है उन्हें हम क्या कहते हैं? ये उपस्थिति अमीनो अम्लों की उपस्थिति के आधार पर है। तो दो संख्या कितनी है? डाइपेप्टाइड में कितनी संख्या है अमीनो अम्लों की? 2। ट्राइपेप्टाइड में 3 है, टेट्रापेप में 4 है, और पोली में कितनी हो जाएगी? 10 या इससे अधिक। तो ऐसे अमीनो अम्ल जिनमें पेप्टाइड बंध जो है वो 10 या उससे अधिक होते हैं उन्हें पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अब यहां देखो 10,000 अणुभार के अमीनो अम्ल को ही प्रोटीन कहते हैं। 10,000 अणुभार के अमीनो अम्ल को ही प्रोटीन कहते हैं। आगे देख लेते हैं प्रोटीन का महत्व। प्रोटीन का क्या क्या महत्व है? प्रोटीन का महत्व सबसे पहले कोशिकाओं की रचनात्मक अवयव है, कोशिकाओं का रचनात्मक अवयव है। मतलब कोलेजन प्रोटीन संयोजी उत्तक में पाई जाती है, कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। मायोसिन प्रोटीन मांसपेशियों में पाई जाती है। केरेटिन प्रोटीन ऊन व बालों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? ऊन व बालों में पाई जाती है। प्रोटीन को एंजाइम के रूप में भी काम में लिया जाता है। हार्मोन के रूप में जैसे थायरोक्सिन, इंसुलिन, हायरोन, ये एक तरह की प्रोटीन है और एज हार्मोन काम करती है। ऑक्सीजन वाहक के रूप में हीमोग्लोबिन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो ऑक्सीजन का वाहक है। किसका वाहक है? मतलब ऑक्सीजन का वाहक इसलिए है कि 97% ऑक्सीजन को जो है वो हीमोग्लोबिन ही लेके जाता है सभी अंगों में। उसके बाद में मतलब आरबीसी में रहेगा, शरीर की सुरक्षा में
और उसके बाद में शरीर वृद्धि और उसकी क्षतिपूर्ति मतलब मरम्मत करने में, उसको जो है रिपेयर करने के लिए भी जो है प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये भैया अभी हमने पढ़ा है कहां तक, प्रोटीन तक। तो इस वीडियो में हम प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट को कवर कर रहे हैं और हमने कवर किया भी है। और जो भी चीज आपको समझ में नहीं आती है आप कमेंट बॉक्स में उसको डालें। और वीडियो अगर बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।